जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस श्रृंखला में हम सब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को कवर करेंगे। आज जो पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 17 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था। इसमें हम सब जो आपका सी डी पी के 30 क्वेश्चन होते हैं उसको हम सब सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सब 60 क्वेश्चन आपके ये षष्ठी को कवर करेंगे, सामाजिक अध्ययन को। दोस्तों सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल कुछ होता है तो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम सब लैंग्वेज का खेल होता है। इसमें क्वेश्चन आप पढ़ेंगे खुद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लगेगा 4 ऑप्शन दिए, चारों सही हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। इसमें 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होगा। चारों में जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही रहे दोस्तों उसी को आपको टिक करना होता है। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को सिर्फ आप पढ़िए नहीं, क्वेश्चन को पढ़ते समय उसके लैंग्वेज को समझिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा फिरा के पूछ रहा है। यह सब आप दोस्तों ज़रूर करिए और डेली आप 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर को डेली सॉल्व करते रहिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं सभी पेपर को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। आज का पेपर दोस्तों पेपर 2 है। पेपर 1 के लिए यहाँ पे आपको इसी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। इसी प्लेलिस्ट में आपको 50 से ज़्यादा वीडियो पहले से ही अपलोड किए जा चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। आइए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सोशल साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षुद्र घरों के बारे में नीचे लिखे वाक्य को पढ़ें। पहले कुछ कथन दिए गए उसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। सेकंड कथन है, कभी कभार वे पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं। अगले कथन पे चलते हैं, ये मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है कह रहे हैं कि केवल ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल बी और सी सही है, या फिर थर्ड ऑप्शन है केवल ए और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए बी सी सभी सही हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों केवल ए और आपका सी सही है, लेकिन आपका जो बी है वो गलत है, जिसमें कह रहे थे कि कभी कभार वो पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं। यह ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों ऑप्शन ए और सी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। फर्स्ट कथन है, पृथ्वी पर स्थानों की अवस्थित करने में विषुवत वृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। सेकंड कथन है, अपने स्थान से ध्रुव तारों का कोण मापकर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सेकंड है ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन थर्ड है ए सही है लेकिन आपका बी गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आपका बी सही है। अब इसमें आप इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ए भी सही है और आपका बी भी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि दो स्थान ए तथा बी क्रमशः 20 डिग्री पूर्व तथा दोस्तों 95 डिग्री पूर्व पर स्थित है तो स्थान ए और बी के बीच कितना समय अंतराल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 5 घंटे, सेकंड ऑप्शन है 7 घंटे, थर्ड ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 7 घंटे 30 मिनट। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऋतुओं के कारण के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन है दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सेकंड कथन है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। लास्ट कथन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों केवल ए और बी सही है। ऑप्शन थर्ड है केवल बी और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी सभी सही है। इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ए और बी आपका सही है, आपका सी लेकिन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
निम्न में कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसमें जो कथन सही है उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन होते हैं। सेकंड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पेड़ शुष्क मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। या फिर लास्ट कथन है, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सदाबहार वनों में साल, सागवन और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें जो कि आपका जो कथन सही है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सहारा रेगिस्तान की बात करें, इसमें जो कथन है आज का सहारा एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सेकंड कथन है सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म एवं शुष्क है। तीसरा कथन है सहारा में रातें ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री हो जाता है। लास्ट कथन है सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। अब इसमें ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी तथा सी सही है। ऑप्शन सेकंड है तो दोस्तों बी, सी तथा डी सही है। ऑप्शन थर्ड है ए, सी तथा डी सही है। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए, बी, सी, डी सभी सही हैं। अब इसमें जो कि करेक्ट आंसर दोस्तों सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आपका ए भी सही है, बी भी सही है और आपका सी भी सही है और आपका डी भी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको आपको मिलान करना है। निम्न में से कौन से सुमेलित हैं? ऑप्शन पहले है दोस्तों मूल सेल, उसके सामने लिखा गया कैंथ्रिस सेल। जो चूना पत्थर है दोस्तों उसके सामने संगमरमर है। चिकनी मिट्टी, स्लेट, बलुआ पत्थर, संगमरमर। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे एक ही नाम 2 बार है, तो यहाँ पे संगमरमर आप इसे न समझकर टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें आप क्वार्टजाइट समझिए। क्वार्टजाइट तो जो आपका चूना पत्थर है दोस्तों यह कांतरित रूप से किस में परिवर्तन होता है? यह आपका संगमरमर में हो जाता है, चिकनी मिट्टी स्लेट में ही होता है दोस्तों, और बलुआ पत्थर आपका क्वार्टजाइट में हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन और हीलियम। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों ऑक्सीजन और आर्गन। या फिर लास्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब इसमें जो कह रहे हैं कि वायुमंडल में एक बड़ा भाग बनाती है, बड़ा भाग इसमें कौन कौन सी गैस बनाती हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर हम सब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका 78% बनाता है, 78.0884 है, इसको आप समझते रहिए। और ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों वह 20% होता है, 20.95 करके है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर वायुमंडल में सबसे बड़ा भाग बनाते हैं। और आर्गन की बात करें तो आपका हो जाता है 0.93 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह 0.03 है, इसको आप जानते रहिए। और अन्य सभी में हम सब देखेंगे तो इसमें आपका आ जाता है 0.04। अगले क्वेश्चन पे हम सब बढ़ते हैं। इसमें आपका राइट आंसर डी है, इसको जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन है दोस्तों, फर्स्ट कथन है वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। इसमें जो कथन बी है पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन थर्ड है ए सही है लेकिन आपका बी गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आपका बी सही है। अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन दोस्तों था इसमें आयोग जो नंबर दिया था सबको एक समान दे दिया था। आपने कभी आंसर की में देखते हैं किसी क्वेश्चन पे जेड लिखा गया था, जिस पे जेड लिखा था उस पर सभी बच्चों को एक समान नंबर दिया गया था। अगर इस क्वेश्चन का राइट की बात करें दोस्तों, आयोग ने जो माना था डी माना था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बी है।
ए और बी दोनों गलत हैं। तो लेकिन इस क्वेश्चन पे नंबर सबको समान मिले थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अमेजन बेसिन में वनों के विनाश के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन हम सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला कथन है, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। सेकंड स्टेटमेंट जो है, विकास गतिविधियों के चलते अमेजन बेसिन में वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं केवल ए सही है। ऑप्शन इसमें जो सेकंड है, कह रहे हैं केवल बी सही है। ऑप्शन थर्ड है, दोनों दोस्तों ए तथा बी सही है। या फिर इसमें लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी दोस्तों, ना तो ए और ना तो बी सही है। इसमें अगर राइट आंसर की बात करें, इसमें राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। आपका दोनों ए तथा बी सही हैं, दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। फर्स्ट कथन है, नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर देना। इसमें जो सेकंड कथन है, केवल जीवन के उन रूपों का सम्मान और देखभाल करना जो आर्थिक रूप से लाभदायक हैं। थर्ड कथन है, पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। ऑप्शन इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं केवल ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और आपका सी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक प्रारंभिक स्तर की कक्षा में जनसंख्या पिरामिड की सहायता से निम्न में से कौन से उपविषय पढ़ाए जा सकते हैं। किसके जरिए दोस्तों, जनसंख्या पिरामिड की सहायता से। पहले कुछ इसमें कथन दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। जन्म में मृत्यु दर, महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या की तुलना। ऑप्शन थर्ड कथन है, बढ़ती श्रमिक संख्या। इसमें जो लास्ट कथन है, प्रवासन स्वरूप देश के भीतर। ऑप्शन हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी तथा सी सही है। ऑप्शन सेकंड है बी सी तथा डी सही है। या फिर थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी तथा डी सभी सही हैं। इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ए बी तथा आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, सहकारी क्षेत्रों के उद्योग को स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। स्टेटमेंट ये फर्स्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी उपक्रम के उदाहरण हैं। ऑप्शन पे हम बढ़ते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन है, करें केवल ए और ए सही है। ऑप्शन सेकंड है केवल बी सही है। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों ए बी दोनों सही हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है ना तो ए सही है और ना तो दोस्तों इसमें बी सही है। राइट आंसर इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा, केवल आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लगभग 23 से पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहते थे, क्या कहते थे। फर्स्ट ऑप्शन है, पहला है विल्लार, उज्वार या फिर कडेसियार। या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है अधिमई। इसमें राइट आंसर आपका दोस्तों इसमें फर्स्ट हो जाएगा, विल्लार कहते थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य प्रमाण मिले हैं खाली जगह के वास्तविक हल के मिले हैं, या फिर मुहर पर उत्कीर्ण किया हुआ हल मिला है, या फिर दोस्तों खिलौना हल, या फिर लास्ट ऑप्शन है गुफा में बनाए गए चित्रों में हल मिले हैं। दोस्तों किस प्रकार से हल के निशान मिले थे हड़प्पा कालीन में,
तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, खिलौना मिला है। हड़प्पा कालीन में जो खुदाई हुई थी उसमें जो है हल्के साक्ष्य मिले हैं, हल्के खिलौने मिले थे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर इसमें हड़प्पा काल आया है दोस्तों, हड़प्पा काल के बारे में और थोड़ा सा आपको हम बता दें। इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में, और यह दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, पंजाब राज्य में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तमिल महाकाव्य दोस्तों, कौन सा तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना की गई थी। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दोस्तों सतानर द्वारा, ऑप्शन सेकंड है इलांगो द्वारा, या फिर ऑप्शन थर्ड है तिरुवल्लुवर द्वारा, या फिर लास्ट ऑप्शन है कुटुवानार द्वारा। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसकी जो रचना दोस्तों शिल्पाधिकारम की रचना की गई थी किसके द्वारा, इलांगो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें अगर हम सब बात करें दोस्तों, टोटल इसमें 5730 पंक्तियां हैं। इस पंक्तियों की एक कविता है। अगले क्वेश्चन पर हम सब बढ़ते हैं। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों के निर्माण किया गया। कथन है भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए। सेकंड कथन है शक्ति और वैभव प्रदर्शन के लिए। थर्ड कथन है पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए। ऑप्शन इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर आपका डी ही हो जाएगा, तीनों इसमें ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है उर्दू, ऑप्शन सेकंड है अंग्रेजी, ऑप्शन थर्ड है मलयालम, या फिर लास्ट ऑप्शन है पंजाबी। किसका प्रयोग दोस्तों सबसे पहले हुआ था, तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा, मलयालम का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ यही मायने में एकता संगठन था क्योंकि कहते हैं कुछ कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से शासन किया। इसमें जो सेकंड कथन है, इसमें सेकंड कथन है इसने महिलाओं और कामगारों को सभाओं में भाग लेने के लिए सम्मिलित किया था। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों केवल बी सही है, ऑप्शन थर्ड है ए और बी दोनों सही हैं, फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। इसमें जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका सिर्फ आपका ए ऑप्शन सही है। इसमें जो कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से शासन किया था, यही ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली सूती कपड़ा मिल खाली जगह में स्थापित की गई थी। कहाँ पे किया गया था, कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, सूरत में। इसकी जो पहली दोस्तों सूती कपड़ा मिल की जो स्थापना किया गया था वह किया गया था आपके बम्बई में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में प्रचारकों की गतिविधियों के संदर्भ में कथन ए कथन बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। इसमें हम कथन पहले पढ़ते हैं ए को, फिर बी को पढ़ते हैं। कथन ए है दोस्तों 18 से 13 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। फर्स्ट कथन हो गया। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। कथन बी कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच में असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखेंगे। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं, दोनों कथन में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है उसको। फर्स्ट ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए सही है किंतु आपका बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है किंतु आपका बी सही है। ऑप्शन थर्ड है दोनों दोस्तों ए और बी सही है किंतु आपका बी की
बी की सही व्याख्या नहीं करता। अब जो लास्ट ऑप्शन है, दोनों दोस्तों ए और बी सही हैं और बी दोस्तों ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, बी आपका ए की व्याख्या भी सही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली, दोस्तों कौन सा परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह के लिए, ऑप्शन सेकंड है जात उन्मूलन के लिए, थर्ड ऑप्शन है लड़कियों की शिक्षा के लिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है महिलाओं की और अधिक स्वतंत्रता के लिए। तो इसकी जो स्थापना किया गया था दोस्तों, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर जात उन्मूलन के लिए, परमहंस मंडली की स्थापना किया गया था जात उन्मूलन के लिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे तथा उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता भगवत गीता और रामायण जैसी पुस्तकों को सहारा लिया है? ऑप्शन फर्स्ट है श्री नारायण गुरु, ऑप्शन सेकंड है ज्योतिराव फूले, ऑप्शन थर्ड है घासीदास, या फिर लास्ट ऑप्शन है पेरियार। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पेरियार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलनों के संदर्भ में कथन ए कथन बी को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। अब कथन फर्स्ट हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कथन ए 1927 और 1935 के बीच बी.आर. अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कथन फर्स्ट हो गया। अब कथन सेकंड हम पढ़ते हैं। इसमें वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, कहते हैं ए सही है किंतु आपका बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है किंतु आपका बी सही है। थर्ड ऑप्शन है दोनों दोस्त हैं ए और बी सही है किंतु आपका बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। लास्ट ऑप्शन है दोनों दोस्तों ए और बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों सही हैं, बी ए की दोस्तों सही व्याख्या करता है। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक रोक दिया क्योंकि? ऑप्शन हम देख लेते हैं। अंग्रेजी सरकार इसे कुचल रहे थे। ऑप्शन सेकंड है यह उतना कामयाब नहीं हुआ था जितनी उम्मीद की गई थी। या फिर सी ऑप्शन है यह हिंसात्मक हो गया था। या फिर लास्ट ऑप्शन है बड़े नेता सहयोग नहीं कर रहे थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, यह हिंसात्मक हो गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन के बारे में दोस्तों कुछ फैक्ट है उसको आपको हम बता देते हैं। इसकी शुरुआत की अगर हम सब बात करें तो 1 अगस्त 1920 को उसकी शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कौन किया था? महात्मा गांधी ने। दोस्तों यह 11 फरवरी को बंद कर दिया गया था, 11 फरवरी 1922 को, क्योंकि दोस्तों 5 फरवरी 2022 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने आग लगा दिया था जिसमें करीब 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इसी घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 1922 में इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था 11 फरवरी को। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों किस उसमें कथन दिए गए हैं, आपको इनका कालक्रम बताना है। सबसे पहले कौन हुआ था और लास्ट में कौन हुआ है। डांडी मार्च दोस्तों, सेकंड है भारत छोड़ो आंदोलन, थर्ड है रॉलेट सत्याग्रह और इसमें जो लास्ट है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। सबसे पहले की बात करें तो इसमें जो रॉलेट सत्याग्रह है सबसे पहले हुआ था 1919 में हुआ था। लेकिन इसमें जो आपका आता है खिलाफत आंदोलन, यह भी 1919 में हुआ था। लेकिन यह आपका जो रॉलेट सत्याग्रह है वह 6 अप्रैल को हुआ था। लेकिन खिलाफत आंदोलन आपका नवंबर में हुआ था 1919 में। दोस्तों सबसे पहले आपका रॉलेट फर्स्ट पे चला जाएगा और सेकंड पे आपका खिलाफत आंदोलन। और इसके बाद हम सब बात करें
तो दोस्तों तो जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च आपका 12 मार्च से लेके 12 मार्च 1930 में हुआ था। तो दांडी मार्च आपका थर्ड पे चला जाएगा, 1930 में हुआ था। इसके बाद लास्ट आता है भारत छोड़ो आंदोलन। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह 1942 में हुआ था, 8 अगस्त 1942 में। ये आपका 1942 में हो जाएगा, यह भी आपका 1919 में ही था। तो यह आपका फोर्थ चला जाएगा। मतलब इसमें अगर हम सब राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। सबसे पहले सी है, फिर उसके बाद डी है, फिर ए है, फिर आपका बी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1935 में, सेकंड ऑप्शन है 1947 में, थर्ड ऑप्शन है 1950 में, या फिर लास्ट ऑप्शन है 1956 में। इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विविधता में एकता किसके द्वारा रचा गया शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सेकंड ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, या फिर लास्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी। दोस्तों जो विविधता में एकता है, एकता दोस्तों किसके द्वारा यह रचना रची गई थी उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही होगा। यह जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस रचना को रचा गया था, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। इनका और है दोस्तों जैसे अनेकता में एकता, यह भी इनका एक लोकप्रिय वाक्यांश था। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनकी एक और पुस्तक है दोस्तों, उसको आप जानते रहे, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इससे दोस्तों इन्होंने 1946 में लिखा था। यह इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक थी, इसको जानते रहे, काफ़ी एग्जामों में इसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसमें खाली जगह है दोस्तों। वे विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वह समूह, ऑप्शन सेकंड है पूर्वाग्रह, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों भेदभाव, या फिर ऑप्शन फोर्थ है रूढ़िबद्ध धारणाएं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूढ़िबद्ध धारणाएं। जब हम विचारों को हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, सेकंड ऑप्शन है सिंचाई का प्रबंध करना, थर्ड ऑप्शन है ग्राम सभा की सूची तैयार करना, या फिर लास्ट ऑप्शन है ग्राम पंचायत को फंड विधि का नियंत्रण करना। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट दोस्तों, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। लेखपाल का काम यही होता है दोस्तों, ज़मीन को जिस गांव का वह लेखपाल होता है उस ज़मीन का डाटा रखता है, किसकी ज़मीन कितनी ज़मीन किसके पास है, किसके नाम से है, ये सब डाटा रखने का काम लेखपाल करता है, ज़मीन का नापना और उसका रिकॉर्ड करना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है जनपद पंचायत द्वारा, ऑप्शन सेकंड है जिला परिषद द्वारा, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों पंचायत समिति द्वारा, या फिर लास्ट ऑप्शन है ग्राम सभा द्वारा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ग्राम सभा द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मछुआरे मानसून के दौरान मछलियां पकड़ने नहीं जाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए। फर्स्ट है कथन इसमें दोस्तों मछलियों की संख्या आबादी कम ना हो, क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय होता है। इसमें जो सेकंड कथन है मछलियों की संख्या आबादी कम ना हो क्योंकि उनके प्रजनन, ये तो फर्स्ट हो गया दोस्तों। सेकंड जो है कहें जालपोत इस अवधि समय मछलियां पकड़ सकते हैं, बड़े जालपोत इस अवधि समय में मछलियां पकड़ सकते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल ए सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है केवल आपका बी सही है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें सिर्फ आपका केवल ए ऑप्शन सही है। मछलियों की संख्या आबादी कम ना हो क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय होता है, जो मानसून का समय होता है दोस्तों, इस समय मछलियाँ प्रजनन करती हैं, इसलिए दोस्तों वह मछली को नहीं पकड़ने जाते ताकि उनकी संख्या कम ना हो।
आप इसमें आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कई ग्रामीण परिवारों को उत्तरजीविता के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, इसका क्या अति संभाव्य कारण है अगर यह उनके काम और आजीविका के स्वरूप में देखा जाए। ऑप्शन इसमें देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन है उनकी खपत अधिक है। सेकंड ऑप्शन है वे आलसी और परिश्रमी नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, साल के दौरान ऐसी अवधियां भी आती हैं जब कोई काम उपलब्ध नहीं होता। ऑप्शन थर्ड है जिसमें दोस्तों उनके परिवार के सदस्य गांव से बाहर पलायन कर जाते हैं और घर में पैसा नहीं भेजते हैं। इसमें जो कि आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। साल के दौरान ऐसी अवधियां भी आती हैं जब कोई काम उपलब्ध नहीं होता दोस्तों, तब उनके पास पैसे की कमी होती है, कर्ज लेके अपने काम करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं कहलाता है दोस्तों नगर निगम, निगम पार्षद, या फिर दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र, या फिर जिला परिषद। जहां पर वोटर अपना विधायक चुनते हैं दोस्तों, विधायक की बात कर रहे हैं तो विधायक किस जगह चुने जाते हैं, इसमें आपका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निर्वाचन क्षेत्र में दोस्तों विधायक चुना जाता है। नगर निगम में, निगम परिषद में, जिला परिषद में हम सब नहीं चुनते हैं। जो हम विधायक किस जगह चुनते हैं, निर्वाचन क्षेत्र जो होता है, विधानसभा होती है, वहाँ पर हम सब विधायक चुनते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संचार माध्यम की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। सेकंड कथन है, संचार माध्यमों द्वारा प्रकाशित सामग्रियों में कभी राज्य एजेंसी द्वारा दखल भी होते हैं। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल दो सही है। थर्ड ऑप्शन दोस्तों, फर्स्ट जो इसमें थर्ड ऑप्शन है कह रहे हैं कि एक और दो दोनों सही हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है एक और दो दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें दोस्तों आपका फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जीविका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है दोस्तों। किसकी बात करें, जीविका की बात करें, जीविका के अधिकार। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अवसर की समानता के अधिकार। सेकंड ऑप्शन है जीवन का अधिकार। या फिर ऑप्शन इसमें थर्ड है दोस्तों आने जाने के स्वतंत्रता का अधिकार। या फिर लास्ट ऑप्शन है व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, जीवन का अधिकार दोस्तों। जो जीविका का अधिकार किसके उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मौलिक अधिकार के अंग के रूप में स्थापित किया है, जीवन का अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के धर्म का पृथकीकरण खाली जगह की ओर ले जाता है। ऑप्शन हम फर्स्ट कथन समझते हैं, बहुसंख्यकों को की निरकुशलता से बचाव। सेकंड कथन है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाव। थर्ड कथन है राज्य की लोकतांत्रिक कार्यविधि। इसमें जो कि फोर्थ कथन है सामुदायिक दंगों की घटनाओं पर रोकथाम। ऑप्शन इसमें जो है कह रहे हैं कि ए और बी और सी सही है। ऑप्शन सेकंड है बी सी और आपका डी सही है। थर्ड है दोस्तों सी डी और ए सही है। फिर लास्ट है दोस्तों ए बी सी और डी सही है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा ए बी और आपका सी सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं। न्यायाधीश, पुलिस। इसमें आपराधिक न्याय प्रणाली की बात कर रहे हैं और सरकारी वकील। इसमें ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल बी सी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन दोस्तों सभी ए बी सी तीनों सही हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर तीनों सही हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपराधिक न्याय प्रणाली है इसमें न्यायाधीश का भी रोल रहता है, पुलिस का भी और सरकारी वकील का भी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
किस संगठन ने उच्चतम न्यायालय में मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की है दोस्तों? किस हिसाब से मैला उठाने वाले की प्रथा के खिलाफ? फर्स्ट है तावा मत संघ, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों स्वास्थ्य फाउंडेशन, थर्ड ऑप्शन है सफाई कर्मचारी आंदोलन, फिर लास्ट ऑप्शन है आरोग्य सेवा। तो इस पे जो कि आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, सफाई कर्मचारी आंदोलन। सी इज करेक्ट आंसर। इस संगठन के हिसाब से इस संगठन दोस्तों उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका दायर की है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित ए तथा बी को पढ़ें तथा पहचानिए कौन सा कानून उपभोक्ता के हितों की रक्षा करता है। कथन ए पढ़ते हैं हम सबसे पहले। ऐसे कानून जो निश्चित करते हैं कि फैक्ट्रियां हवा या पानी को दूषित नहीं करेंगी। सेकंड है दोस्तों इसमें कथन, कार्यस्थल पर बाल मजदूरी रोकने वाले कानून, या फिर इसमें जो लास्ट कथन है विद्युत उपकरणों द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने को सुनिश्चित करने वाले कारक। ऑप्शन इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए तथा बी सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी तथा सी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल ए तथा सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है केवल आपका सी सही है। राइट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा, इसमें आपका केवल सी ही सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को किसी ऐसी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है जो, फर्स्ट कथन है रचनात्मक उपागम को प्रोत्साहित करें, सेकंड ऑप्शन है सेकंड कथन है दोस्तों आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करें, इसमें थर्ड कथन है भूत एवं वर्तमान के बीच संबंध रेखांकित करने में विद्यार्थी को सक्षम बनाए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी तथा सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें बी और आपका सी सही है। राइट आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा, आपका ए भी सही है, बी भी सही है और आपका सी भी सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट हमको देखते हैं। ऐसा प्रायः देखा गया है कि सांस्कृतिक सामाजिक एवं वर्ग की भिन्नताओं के कारण कक्षा में पूर्वाग्रह पैदा होती है। इसमें स्टेटमेंट सेकंड हम देखते हैं। विद्यार्थियों को गलत दिखाकर और सही का निर्देश देकर शिक्षकों को इन पूर्वाग्रहों का सामना करना चाहिए। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों फर्स्ट गलत है परंतु आपका सेकंड सही है। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट सही है परंतु आपका सेकंड गलत है। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आपका फर्स्ट सही है लेकिन आपका सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक शिक्षिका के रूप में भूगोल के मानवीय वातावरण बस्तियां परिवहन एवं संप्रेषण थीम पर परिचर्चा करते हुए आप निम्नलिखित सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के किस थीम के साथ जोड़ सकते हैं। अब हम सबसे पहले कथन को समझते हैं। इसमें कथन ए है दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के साथ। सेकंड कथन है ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन के साथ। सी कथन है पंचायती राज के साथ, या फिर लास्ट कथन है ग्रामीण एवं शहरी आजीविकाओं के साथ। इसमें ऑप्शन हम देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ए बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है सी डी और ए सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है बी और डी सही है। करेक्ट आंसर इसमें आपका लास्ट हो जाएगा दोस्तों, आपका बी सही है डी सही है लेकिन आपका सी गलत है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आरक्षण के विषय पर चर्चा के समय एक शिक्षक को निम्नलिखित विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समानता, समता, न्याय, रूढ़वादिता। इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है
ए बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी डी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों सी और डी सही है। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, आपका ए बी और सी सही है, डी आपका रूढ़वादिता गलत है, रूढ़वादिता को ऑप्शन डी गलत है, बाकी आपके चारों ऑप्शन ए बी सी सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित एक उदाहरण है बच्चों को गतिविधियों में संलग्न रखने का, ताकि वे जिए गए अनुभवों के माध्यम से सीख सकें। अब इसमें हम कुछ कथन पहले समझते हैं। विद्यालय में एक सहकारी अदला बदली वाली दुकान चलाकर सहकारी आंदोलन के बारे में सिखाना। सेकंड कथन है विद्यालय परिसर में सूर्यग्रहण देखते हुए सूर्य के बारे में सिखाना। जो थर्ड कथन है दोस्तों एक लेख पढ़कर डाकघर के बारे में सिखाना। या फिर लास्ट कथन है एक वृत्त चित्र देखने के पश्चात परिचर्चा एवं युद्ध क्षेत्र में अनुभव को बताना। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। ए बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ए बी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी और डी सही है, या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है ए सी आपका डी सही है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाए बी हो जाएगा दोस्तों, आपका ए भी सही है, बी भी सही है और आपका डी भी सही है, लेकिन आपका सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विषय विशेष से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सामने लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अति उपयुक्त है। फर्स्ट है, पुलिस में हम दो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। कथावाचन, निबंध, विचार मंथन, प्रश्नोत्तर सत्र। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा दोस्तों, विचार मंथन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विचार मंथन के जरिए दोस्तों बालक बहुत अच्छे से सीख जाता है। जब बच्चा विचार करे पूर्वाग्रह को, जैसे कोई बच्चा पहले से पढ़ा है नहीं आ रहा है, उसे थोड़ा सा पाठ दे दें, थोड़ा सा उसे संकेत दे दें, तो बच्चा तुरंत सीख जाता है। विचार मंथन से बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना खाली जगह के साथ संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों विवेचनात्मक परिप्रश्न, सेकंड ऑप्शन है बोध, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों विश्लेषण, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों कौशल। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें हम देख लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन है सचित्र उदाहरणों का प्रयोग, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा कोई अन्य अधिकार को देखने के भिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना, या फिर इसमें थर्ड ऑप्शन है नवीन ज्ञान एवं सरोकारों को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ना, या फिर लास्ट ऑप्शन है सभी अधिकारों को स्मरण करने एवं उनके रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुस्मरण करने को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सभी अधिकारों को स्मरण करने एवं उनके रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुस्मरण करने को प्रोत्साहित करना, डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक शिक्षक भोजन संबंधी आदतों के समझाने के दौरान भारतीय राज्यों के रूस के राज्यों के साथ केस अध्ययन पर परिचर्चा करता है। अधिगम के कौन से पहलू पर वह बल दे रहा है या दे रही है। फर्स्ट है ऑप्शन है समझाने की क्षमता, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों स्मरण की क्षमता, थर्ड ऑप्शन है साक्ष्यों के माध्यम से तुलना करने ये भेद दिखलाने की क्षमता, या फिर लास्ट ऑप्शन है दूसरे देशों की संस्कृति की प्रशंसा करने की क्षमता। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साक्ष्यों के माध्यम से तुलना करने या भेद दिखलाने की क्षमता, सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक पिता को घर के कामों में लिप्त माता को कार्यालय जाते हुए दिखाती है। इसका लक्ष्य क्या है। पहला है दोस्तों लैंगिक भेदभाव को
सुदृढ़ करना। सेकंड कथन है दोस्तों लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना। थर्ड है दोस्तों लैंगिक भेदभाव को प्रोत्साहित करना। फिर लास्ट है लैंगिक समता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी और डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए और डी सही है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, आपका ए और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कक्षा के बच्चे स्कूल में पानी के नल को चलाकर छोड़ देते हैं जिसमें पानी व्यर्थ बह जाता है। उनकी शिक्षिका पानी के संरक्षण को समझाने हेतु मरुस्थल में जीवन की कहानी उन्हें सुनाती है। वह किस शैक्षिक तरीके का उपयोग कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन है वित्रांत उपागम। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों आलोचनात्मक उपागम। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों समस्या समाधान उपागम। या फिर लास्ट ऑप्शन है व्याख्यान उपागम। करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट होगा दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? वित्रांत उपागम कहते हैं। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तर पर लिंग आधारित प्रकरण पढ़ाते समय कौन सी रणनीति अति उपयुक्त होगी? फर्स्ट ऑप्शन है संकल्पनाओं को परिभाषित करने के लिए अधिगमकर्ताओं को परिचय देना। सेकंड ऑप्शन है वाद विवाद एवं परिचर्चाओं में अधिगमकर्ताओं को लगाए रखना। या फिर दोस्तों थर्ड ऑप्शन है ट्रांसजेंडर व्यक्ति पर चेतना बढ़ाने वाली सामग्री उपलब्ध कराना। या फिर लास्ट ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं को विकिपीडिया के वेब स्रोतों से पढ़ने के लिए कहना। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा दोस्तों, वाद विवाद एवं परिचर्चाओं में अधिगमकर्ताओं को लगाए रखना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों फिल्में जो जनजातीय लोगों को केवल रंगीन पोशाकों पहने हुए समूहों में नृत्य करते हुए दिखाती हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जनजातियों की संस्कृति विविधता का प्रदर्शन। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों आदिवासी की दुर्दशा की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करना। थर्ड ऑप्शन है वन उत्पादों एवं हस्तकला की बिक्री का प्रोत्साहन। या फिर लास्ट ऑप्शन है जनजाति के प्रति रूढ़वादिता धारा बनाए रखना रूढ़वादिता धारा बनाना। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहे हैं राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की तुलना में दिल्ली सल्तनत काल को समझाने के लिए लिखित सामग्री का अधिक प्रयोग क्यों किया जाता है? कथन हम समझते हैं सबसे पहले। फर्स्ट कथन है प्रारंभिक ऐतिहासिक कालों में लिखित सामग्री की संख्या बढ़ गई है। सेकंड कथन है दिल्ली सल्तनत के समय में लिखित सामग्री की विविधता बढ़ गई। थर्ड कथन है लिखित सामग्रियों ने क्रम से अन्य प्रकार के उपलब्ध सूचनाओं को विस्थापित कर दिया। अब इसमें जो फोर्थ कथन है सल्तनत के समय कागज सस्ता होता गया और अतीत को लिपिबद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग में आ गया। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि केवल आपका ए और बी सही है। थर्ड ऑप्शन है इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है केवल बी सी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है केवल सी और डी सही है। तो राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा दोस्तों, इसमें केवल आपका बी सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्रथम से आरंभ करते हुए एक सर्वेक्षण आधारित प्रायोजना को करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले चरणों को व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है दोस्तों पहले साक्षात्कार होगा, रिकॉर्डिंग होगा, नियोजन होगा, प्रस्तुत करना होगा। कौन सा क्रम इसमें सही होगा उसको आपको बताना है। दूसरा जो ऑप्शन है प्रस्तुत करना, नियोजन, रिकॉर्ड, साक्षात्कार। फिर लास्ट है नियोजन, साक्षात्कार, रिकॉर्डिंग, प्रस्तुत करना, रिकॉर्डिंग या फिर प्रस्तुत करना। लास्ट जो दोस्तों नियोजन, रिकॉर्डिंग, साक्षात्कार करना या लास्ट में है प्रस्तुत करना। इसका जो क्रमबद्ध तरीका सही होगा दोस्तों
वह आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नियोजन होगा, फिर साक्षात्कार कहना है, रिकॉर्डिंग, फिर आपको उसको प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जीवमंडल क्या है? यह प्रश्न विद्यार्थियों की खाली जगह की क्षमता का पता लगाने के लिए है। फर्स्ट है स्मरण करने, सेकंड है दोस्तों अनुप्रयोग करने, थर्ड है आकलन करने, फिर लास्ट है दोस्तों विश्लेषण करने। तो राइट आंसर दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा स्मरण करने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इकाई योजना के शिक्षण के समय संकल्पनात्मक समस्याओं को पहचानने में शिक्षक की सहायता करेगा। सहपाठी आकलन, सेकंड है रचनात्मक आकलन, थर्ड है दोस्तों योगात्मक आकलन, फिर लास्ट है दोस्तों स्व आकलन। इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, रचनात्मक आकलन जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें विविधता एवं भेदभाव पर इकाई के अंत में 3 विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफल नीचे दिए गए हैं। पहले हम विद्यार्थियों को समझते हैं। विद्यार्थी ए है जो दोस्तों इसकी व्याख्या करने में सक्षम है कि कैसे अंतर्निर्भरता सामाजिक कल्याण की ओर ले जाती है और अगर भेदभाव को रोक दिया जाए तो। जो सेकंड अभ्यर्थी है दोस्तों पूर्वाग्रह और रूढ़वादिता की व्याख्या करने में सक्षम है। अब इसमें जो थर्ड विद्यार्थी है विविधता में असमानता के बीच में भेदभाव करने में सक्षम है। फर्स्ट ऑप्शन है CBA। सेकंड है दोस्तों न्यूनतम से आरंभ करते हुए दोस्तों, किससे? न्यूनतम से आरंभ करते हुए विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के स्तर के अनुसार व्यवस्थित करें। फर्स्ट ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें CBA, और जो सेकंड ऑप्शन है BCA, और इसमें जो दोस्तों थर्ड ऑप्शन है ABC, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा CAB। राइट आंसर इसमें B हो जाएगा दोस्तों BCA। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। भारतीय संसद में प्रश्नकाल की व्याख्या कीजिए। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों लेखपाल की भूमिका का वर्णन कीजिए। थर्ड ऑप्शन है अगर आप एक निगम पार्षद होते तो कौन से 2 मामलों को आप वरीयता देते हैं। इसमें लास्ट जो है दोस्तों राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? और करेक्ट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C दोस्तों, अगर आप एक निगम पार्षद होते तो कौन से 2 मामलों को आप वरीयता देते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। घूर्णन और परिक्रमण से संबंधित अवधारणाओं पहचानने के लिए शिक्षक एक परीक्षा देता है। यह किस प्रकार का आकलन हो सकता है? फर्स्ट इसमें कुछ जो फर्स्ट दिए गए हैं, कह रहे हैं कि योगात्मक आकलन फर्स्ट कथन है दोस्तों, सेकंड कथन है नैदानिक आकलन, थर्ड है स्व आकलन, फिर लास्ट है अधिगम के लिए आकलन। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल आपका A और B सही है, सेकंड ऑप्शन है B और C सही है, थर्ड ऑप्शन है C और D सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका B और D सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें लास्ट हो जाएगा, इसमें आपका B और D सही है। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों 60 क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि आपका पेपर 17 को दोस्तों 17 जनवरी को जो आपका 17 जनवरी 2023 को जो आपका पेपर हुआ था उसी दिन सीटेट पूछा गया था। सीटेट में इसमें सब 60 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन को कवर किए हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेके 2023 तक आपके जितने भी सीटेट हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे सभी पेपर को कवर कराया जाएगा। अभी यह क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे फिर हम एक नई वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।